तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल पेपर कह लीजिए या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर कह लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपका 24 फरवरी, जी हाँ बच्चों, 24 फरवरी 2023 को जो पेपर होने वाला है ना, बोर्ड एग्जाम क्लास 12th का इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसके अंदर जो पैटर्न फॉलो किया जाएगा उसके मतलब 24 तारीख को जो आपका पेपर आएगा क्लास 12th इंग्लिश का, तो सेम यही पैटर्न आएगा जो आज की इस वीडियो में इस पेपर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पेपर जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले, यही पेपर का पैटर्न 24 तारीख के पेपर के अंदर आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन, जी हाँ बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो आपका 24 तारीख के पेपर के अंदर डिट्टो रिपीट होने के चांसेस है। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम इसी तरह की और सैंपल पेपर्स वाली वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और पेपर्स लाने के लिए आपके लिए। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयारी होगी, बस सब्सक्राइब करने के बाद घंटा जरूर दबाइएगा। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है हमारा और सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर। ठीक है, और टाइम जो अलाउ किया जाएगा आपको 24 तारीख को पेपर करने के लिए, यानी इस इंग्लिश के पेपर को करने के लिए, वो 3 घंटे का किया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स जो आपका रहने वाला है वो 80 रहने वाला है, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। ठीक है, अगर मैं बोर्ड की पेपर की बात करूं तो जो बोर्ड का आपका पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, सेट नंबर आपको देखने को मिलेगा। आपका जो बोर्ड का पेपर आता है 4 सेट्स के अंदर आता है, सेट 1, 2, 3 और 4। तो सेट 1 मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं वो सेट 2 वाला क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कोड नंबर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, नीचे चले तो यहाँ पर कुछ बेसिक बातें आपको लिखी हुई देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर 31 प्रिंटेड पेजेस, 31 प्रिंटेड पेजेस आपको देखने को मिलेंगे, छपे हुए पेज। कुछ और बातें हैं और यहाँ पर बता रखा है कि 8 टोटल क्वेश्चन आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, 15 मिनट का टाइम आपको अलाउ किया जाता है पेपर को रीड करने के लिए। तो कुछ बेसिक बातें यहाँ पर लिखी हुई है। नीचे चले तो यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखा है हिंदी में, जिसको आप सामान्य निर्देश भी बोलते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो होता है उसको जरूर रीड कर लिया कीजिएगा। इससे क्या होता है, पेपर का जो पैटर्न होता है या कह लीजिए पेपर किस तरह का आया हुआ है, कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक मोटा मोटा आइडिया आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो देखिए बताया गया है कि 15 मिनट का टाइम आपको अलाउ किया जाएगा क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का वो 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड है। आपका पहला सेक्शन रहेगा रीडिंग वाला, ठीक है, दूसरा राइटिंग और तीसरा लिटरेचर वाला सेक्शन रहेगा। रीडिंग वाले सेक्शन के अंदर पैसेज वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइटिंग वाले यानी ग्रामर वाला सेक्शन रहेगा उसके अंदर नोटिस आ जाएगा, लेटर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके राइटिंग वाले सेक्शन में होगा, यानी सेक्शन बी में होगा। और जो सेक्शन सी होगा यानी कि लिटरेचर वाला सेक्शन, इसके अंदर बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद बताया गया है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट, राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर इन योर आंसर शीट इन द टू इंडिकेट द ऑप्शंस बीइंग अटेम्प्टेड, यानी कि आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उसका करेक्ट क्वेश्चन नंबर इस तरह से लिखिएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको बताई गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए जो आपका 24 फरवरी 2023 को पेपर होने वाला है इंग्लिश का, उससे संबंधित। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं और कैसे हम उसके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू हम लोग आ गए बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जो कि आपका रीडिंग वाला सेक्शन रहता है और 20 नंबर का आता है। ठीक है, यानी कि इस सेक्शन के अंदर बेसिकली आपसे पैसेज वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये टोटल जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 ही क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, मोटा मोटा, और 20 नंबर का आपका ये आता है क्वेश्चन पेपर के अंदर। जो आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर भी सेक्शन ए में 20 नंबर के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो।
यानी कि आपको ये पैसेज दे दिया है, इसको आपको रीड करना है और इसी पैसेज के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इस पैसेज के अंदर क्या बताया गया है। द टर्म पुअर क्वालिटी मेडिसिन इज समथिंग ऑफ अ कैच ऑल, इट इंक्लूड्स सब स्टैंडर्ड्स मेडिसिन दैट हैव had जो है सो कि indicates quality control or that have degraded from improper storage or the पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो पैसेज दिया गया है ये पुअर क्वालिटी के जो मेडिसिन होते हैं और उनके अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल्स के फेलियर्स होते हैं उन सब के ऊपर ये पैसेज पूरा का पूरा आपका दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा पैसेज रीड कर सकते हैं। हम पूरा पैसेज रीड नहीं करेंगे क्योंकि देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप पूरा का पूरा पैसेज वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं और इसी के अंदर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसका आंसर आपको देना होगा बच्चों। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आपको पैसेज में मिल जाता है और कई बार क्या होता है सिर्फ हिंट मिलता है आपको, तो दोनों सिचुएशंस के लिए आपको रेडी रहना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पैसेज दे रखा है, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं इस पैसेज के अंदर से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका पैसेज है और ये जो पैसेज है बच्चों ये लिखा गया है, यहाँ पर आप देखेंगे श्रीनाथ पेरूर के द्वारा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए इस पैसेज के अंदर से क्या पूछा गया है कि द टर्म पुअर क्वालिटी मेडिसिन इज कंसीडर्ड टू बी अ कैच ऑल बिकॉज इट, यानी कि जो खराब गुणवत्ता वाली दवाइयां है ना उसका ये जो शब्द है इस तरह से उसको सभी को पकड़ना माना जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये है आपका इंक्लूड्स मेडिसिन दैट आर बोथ फेक एंड फेल टू मीट एप्रोप्रिएटली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि ऐसी दवाएं शामिल है जो नकली है और उचित गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल है। यानी कि ऐसी दवाएं भी देखने को मिलती है जो नकली होती है, बिल्कुल ही खराब होती है और फेल हो जाती हैं अगर उसका क्वालिटी चेक किया जाता है दवाइयों का। तो ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि सर कहां से क्वेश्चन ला रहे हो, कहां से आंसर है, भाई बिल्कुल आपका पैसेज में से क्वेश्चन बना है और उसी में से आंसर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कैन माइक्रोब्स दैट आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू पुअर क्वालिटी मेडिसिन पोज अ थ्रेट टू ह्यूमंस, सपोर्ट योर आंसर विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट, यानी कि क्या सूक्ष्म जीव को खराब गुणवत्ता वाली दवाओं के सीधे संपर्क में नहीं आते हैं, वे पैदा कर सकते हैं मनुष्यों के लिए खतरा। इस पार्ट के संदर्भ में आपको, यानी वो जो कॉन्टेक्स्ट दे रखा है उसके संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यस माइक्रोब्स दैट हैव डेवलप्ड जो है सो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस थ्रू डायरेक्ट एक्सपोजर टू पुअर क्वालिटी मेडिसिन कैन ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल to other microbes that haven't had such an exposure. This leads to the microbes that are not directly exposed to poor quality medicines developing and जो है कि antimicrobial resistance thereby posting threat to humans। यानी कहने का मतलब यह है कि हाँ, जो खराब गुणवत्ता वाली दवाओं के सीधे संपर्क में आने से जिन रोगाणुओं या माइक्रोब्स कह लीजिए रोगाणु प्रतिरोध विकसित किया गया है वे आनुवांशिक सामग्री को अन्य रोगाणुओं में स्थानांतरित कर सकते हैं जिनके पास ऐसा जोखिम नहीं था। यह उन रोगाणुओं की ओर जाता है जो सीधे खराब गुणवत्ता वाली दवाओं के संपर्क में नहीं आते हैं, जो रोगाणुओं प्रतिरोध विकसित करते हैं जिससे मनुष्यों के लिए खतरा पैदा होता है। तो खराब दवाएं जाहिर सी बात है मनुष्यों के लिए खतरा पैदा करती हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। और यहाँ पर एक चीज और मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, मेरा इंग्लिश थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन में जो है सो कि मिस्टेक्स हो सकता है, एरर हो सकता है, तो उस चीज को आप अपना दिमाग लगा करके करेक्ट कर लीजिएगा। ये कमेंट करने के बजाय कि सर ये चीज गलत है, आप ये कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज सही है सर। इससे क्या होगा, आपके थ्रू 4 लोगों का और भला होगा, 4 स्टूडेंट्स का और भला होगा, 4 स्टूडेंट्स आपको दुआएं देंगे। ठीक है, तो पॉजिटिविटी फैलाइए। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है कि इन पैराग्राफ 6 द राइटर्स पॉइंट आउट दैट जो है सो कि एंटी माइक्रोबियल्स आर इजीली अवेलेबल ओवर द जो है सो कि काउंटर इन इंडिया डिपॉजिट rules that forbid this. Based on your understanding of this issue, how can you purchase medicines responsibly? ठीक है, यानी कि पैराग्राफ 6 में लेखक बताते हैं कि
अनुरोधी आसानी से उपलब्ध है, ठीक है। इसे प्रतिबंधित करने वाले नियमों के बावजूद भारत में काउंटर पर इस मुद्दे की आपकी समझ के आधार पर आप जिम्मेदारी से दवाएं कैसे खरीद सकते हैं, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि कैसे आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बन करके दवाएं वगैरह ये सब परचेज कर सकते हैं। तो उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप अपना थॉट लगा करके भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, मैंने लिख दिया आपके लिए कि वी कैन रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बाय चूजिंग टू बाय एंटी माइक्रोबियल ओनली यूजिंग अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि जब एक डॉक्टर सलाह देता है ना, तो उसी के आधार पर हम लोग इसको खरीदे, ठीक है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द मीनिंग ऑफ स्टैगरिंग यूज्ड इन पैराग्राफ, ठीक है। यानी कि उस विकल्प का चयन करना है जो पैराग्राफ में इस्तेमाल हुआ चौंका देने वाले का अर्थ है, बताता है, ठीक है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शॉकिंग, ठीक है, यानी कि चौंकाने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पुअर क्वालिटी एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है। यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रोगाणुओं के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो वो है आपका द एफर्ट्स कॉज्ड बाय देम कैन बी रिवर्स्ड विथ एप्रोप्रिएट मेडिसिन, यानी कि उनके कारण होने वाले प्रभाव को उचित दवा से उल्टा किया जा सकता है, ये चीज सही नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि इन 2013 अ मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी वाज heavily fined by the USA for falsifying data and violation safety standards when the same violation come to the attention of UK authorities. They did not find it to be serious enough to punish based on passage mention one fact that explains this situation, ठीक है। यानी कि 2013 में एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी, मल्टीनेशनल आप कह लीजिए फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा डेटा को गलत साबित करने और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने के लिए भारी जुर्माना लगाया गया उनके ऊपर, जबकि वह उल्लंघन ब्रिटेन अधिकारियों के ध्यान में आया तो उन्होंने इसे दंडित करने के लिए पर्याप्त गंभीर नहीं पाया। परिच्छेद के आधार पर एक तथ्य बताना है, जो उल्लेख करना है, जिस स्थिति मतलब स्थिति की व्याख्या करता है, इस सिचुएशन की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देता हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, यानी कि विभिन्न देशों में गुणवत्ता के विभिन्न मानक होते हैं। अलग अलग देशों में आप देखेंगे तो प्रोडक्ट का क्वालिटी अलग अलग होगा। आप यूएसए में जाइएगा, वहां मेडिसिन का क्वालिटी अलग देखने को मिलेगा, इंडिया में क्वालिटी अलग देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट कंट्रीज जो होती हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग दवाओं का क्वालिटी मेंटेन करके रखती है, ठीक है। जैसे कि अमेरिका में बहुत ठंडी पड़ती है तो वहां पर दवाएं ऐसी रखनी पड़ती है जो कि उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोगों को सूट करे। इंडिया में ठंडी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, तो यहाँ पर दवाएं ऐसे रखनी पड़ती है जो ठंडी, गर्मी, बरसात सभी मौसमों में लोगों को सूट करे। तो अपने अपने कंट्रीज के अपने अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर आपको लिखना है बच्चों, ठीक है, कि डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विल स्टॉपिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पुअर क्वालिटी मेडिसिन फुल्ली रिजॉल्व द इशू ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स रेजिस्टेंस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर व्यू, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या खराब गुणवत्ता वाली दवाओं के निर्माण पर रोक लगाने से समस्या का पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। यानी कि खराब जो दवाएं होती है उनको बनाना बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस निम्न और मध्य आय वाले, यानी कि क्या लीजिए लो एंड मिडिल इनकम वाले कंट्रीज जो है, देश जो है, उनमें रोगाणुओं प्रतिरोध का मुद्दा है। आपके विचार में इसके ऊपर आप बताइए, या तो अपना सपोर्ट में व्यू दीजिए कि आप इसके समर्थन में है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर सीधा आंसर आप लिख सकते हैं नो, there are multiple factors apart from poor quality medicines that affect low and middle income countries. Some of these factors are high rate of infections, the overuse and misuse of antimicrobials, and poor sanitation. Only by finding a solution to these problems can the
इशू ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बी फुल्ली रिजॉल्व। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं कि नहीं, खराब गुणवत्ता वाली दवाओं के अलावा कई कारण हैं जो निम्न और मध्य आय वाले देशों को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ कारकों में संक्रमण की उच्च दर होती है, यानी कई बार क्या होता है कि खराब गुणवत्ता वाले दवाइयों से क्या होता है कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है कि कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट इन जैसे कि इनफेरेंस फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पर क्या है, बताया गया है कि गद्यांश से उपयुक्त निष्कर्ष निकालकर दिए गए वाक्यों को पूरा करना है आपको। क्या है यहाँ पर कि effective quality control and regulations of medicines at their point of production alone cannot guarantee the जैसे कि एरिडिगेशन ऑफ पुअर क्वालिटी मेडिसिन बिकॉज डैश, यानी कि केवल उनके उत्पाद के बिंदु पर दवाओं का प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण और विनियमन खराब गुणवत्ता वाली दवाओं के उन्मूलन की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि there are various steps between the production and distribution of medicines that might involve transportation across various countries। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि आप मैन्युफैक्चरिंग ठीक कर लेंगे, इस तरह से प्रोडक्शन ठीक कर लेंगे, रेगुलेशन बना देंगे, नियम वो बना देंगे तो आपका दवाई ठीक हो जाएगा। आपको उसके लिए बहुत सारी चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आप सारी चीजें बताया गया है। तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विच ऑफ दीज इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पैराग्राफ 5, यानी कि इनमें से कौन सा पैराग्राफ 5 का प्राथमिक उद्देश्य है। तो वो है आपका टू एम्पैथाइज द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंटी माइक्रोबल जैसे कि रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस तो यानी कि रोगाणु रोधी प्रतिरोध के गंभीर परिणामों पर जोर देने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां कि विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, यानी कि इनमें से कौन सा मार्ग केंद्र विषय का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वो है आपका द अलार्मिंग रियलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ पुअर क्वालिटी मेडिसिन, यानी कि खतरनाक वास्तविकता और खराब गुणवत्ता वाली दवाओं का प्रभाव दवाओं के विकास के संघर्ष और लाभ, ये सारी चीजें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, हालांकि अलार्मिंग रियलिटी वही बता रखा है कि पुअर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन नहीं बनाना चाहिए, भाई बड़ा डेंजर है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो। आपको ये पैसेज रीड करना है और ये पैसेज में जो क्वेश्चन होंगे आपके 10 नंबर के होंगे, ध्यान रखिए। ये पैसेज किसके ऊपर दे रखा है आपका, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इन द प्रेजेंट जैसे कि टेक्नोलॉजिक वर्ल्ड protecting ourselves from cybercrime is a necessity. According to the National Crime Record Bureau (NCRB) report, a total of 5,035 साइबर क्राइम्स वेयर रजिस्टर्ड इन 2022, यानी कि वर्तमान तकनीकी दुनिया में साइबर अपराधों से खुद को बचाना एक आवश्यकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 50,035 साइबर अपराध दर्ज किए गए। साइबर अपराध वही होता है जैसे आपको कॉल करके बोलता है ना, हेलो मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गया है, आप अपना ओटीपी बता दीजिए, फलाना लिखना बता दीजिए। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ आपको मैं केवल। ठीक है, तो ये होता है साइबर फ्रॉड, आपका पैसा उसा लूट लेना बैंक में से। आप कभी बताइएगा मत, कोई भी फोन करे आपको तो बैंक में जाकर के संपर्क कीजिएगा जब ऐसा कोई कॉल आता है तो। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर ये पूरा का पूरा पैसेज है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं और इसी के बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर हमें देना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पैसेज पूरा का पूरा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए फायदा और बढ़ जाएगा जब आपको इस तरह का टेबल या कुछ चार्ट या डायग्राम देखने को मिलेगा, आंसर देने में आसानी हो जाएगा आपको। यहाँ पर एक टेबल बता रखा है कि रिस्पॉन्स टू एस्पेक्ट्स दैट रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस तरह से बता रखा है पैरामीटर्स, टैग, सीरियल नंबर, यस रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बता रखा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं वायरस अटैक्स के बारे में बता रखा है, साइबर क्राइम्स के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया बिहेवियर के बारे में बता रखा है,
तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये आपका पैसेज है, इसके बेसिस पे क्या बोल रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स कैरी करेगा, 10 क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही देते हैं तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, ये 10 मार्क्स कैरी करता है, आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, यानी कि it is appropriate that parents withhold their children from जैसे कि accessing social media until they are at least 13 year old, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये पैसेज ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या यह उचित है कि माता पिता अपने बच्चों को कम से कम 13 वर्ष की आयु में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने दे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब इस्तेमाल करने दे। ये ट्रू है, फॉल है, नॉट गिवन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं नॉट गिवन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि द पैसेज नीदर टेक्स एन एक्सप्लिसिट पोजीशन रिगार्डिंग व्हेनेवर चिल्ड्रन शुड और शुड नॉट एक्सेस सोशल मीडिया नॉर डज इट मेंशन अ स्पेसिफिक एज फॉर द सेम, यानी कि पैसेज ना तो इस बारे में स्पष्ट लेता है, मतलब स्पष्ट स्थिति लेता है कि बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, और कोई एज भी नहीं बताई गई है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सिंस टुडेज चिल्ड्रन आर फैमिलियर विद द इंटरनेट from an early age, is it necessary that they are trained in cyber safety? Support your answer with reference to the text, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पर कि चूंकि आज के बच्चे कम उम्र में ही सोशल मीडिया से परिचित हो जाते हैं। आप देखते हैं पैदा हुआ बच्चा भी क्या करता है, आज 6 महीने का 7 महीने का बच्चा भी क्या करता है कि सोशल मीडिया चलाने लगता है, फोन देखने लगता है। मैं खुद का एग्जांपल आपको देता हूँ, मेरी भतीजी जो है वही, उसको एक क्या नाम है, एक वीडियो है, एक कार्टून वाला वीडियो, रानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, ठीक है। तो वो वाला कार्टून वाला वीडियो उसको दिखाएंगे तो बहुत हंसने लग जाती है और उसको देखते रहना बहुत अच्छा लगता है उसको। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि आप आज के टाइम पे ना बच्चा लोग जो है ना बहुत छोटी उम्र से ही सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह चलाने लग जाता है, देखने लग जाता है, उनके हाथ में फोन दे देते हैं पेरेंट्स। तो क्या ये जरूरी है कि उनको ट्रेन किया जाए साइबर सेफ्टी के मामले में कि कैसे वो साइबर सुरक्षा बनाए रख सकते हैं? तो यस, यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए यस, क्योंकि द एनसीआरबी रिपोर्ट शोज दैट आर देयर इज एन अलार्मिंग राइज इन द रेट ऑफ साइबर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, यानी कि एनसीआरबी जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, इनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों की दर जो है बढ़ती जा रही है और ये खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि द मोस्ट लाइकली पर्सन for including point second under social media behavior is to find out if response जैसे कि response, ठीक है। यानी कि सोशल मीडिया व्यवहार के तहत जो सोशल मीडिया पे बिहेवियर होता है उसको शामिल करने का सबसे संभावित कारण यह पता लगाना है कि क्या उत्तरदाता है डैश करता है, ठीक है। यानी कि आर एट द रिस्क ऑफ देयर शेयर्ड पर्सनल डिटेल्स बीइंग मिसयूज, यानी कि उनके द्वारा साझा की गई विवरण के दुरुपयोग होने का खतरा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेस्ड चौथा क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन योर जो है सो कि इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। यहाँ पर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या है भैया वो देख लेते हैं। द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन NCW has recently launched a program under which 6,000 women were trained in digitally digital literacy and online safety across India. We may say this is essential because dash, तो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको बताना है। यानी कि जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग NCW जिसे कह सकते हैं आप, उन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत उन्होंने पूरे भारत के अंदर 60,000 महिलाओं को डिजिटल साक्षरता यानी कि डिजिटल लिटरेसी और ऑनलाइन सुरक्षा में प्रशिक्षित किया, उनको ट्रेन किया। हम कह सकते हैं कि यह आवश्यक है क्योंकि The study shows that women were victim of these crimes more than men, यानी कि ये स्टडी बताता है, अध्ययन बताता है कि जो महिलाएं होती है ना वो क्राइम के अंदर ज्यादा फंसती हैं पुरुषों के तुलना में, ठीक है। तो इसलिए उनको ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। आठवें क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया हमसे कि व्हाई डज द पैसेज रेफर टू द NCRB डाटा इन पैराग्राफ 1,
यानी कि पैराग्राफ 1 के अंदर एनसीआरबी का डेटा संदर्भ क्यों दिया जा रहा है, मतलब उसका रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है एक तरह से, ठीक है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा टू कन्वे द रिलेवेंस ऑफ राइजिंग साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, यानी कि साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने की प्रासंगिकता बताने के लिए उसका रेफरेंस दिया जा रहा है एनसीआरबी के डेटा का पैसेज नंबर या पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द करंट स्टडी अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट whether the participants have knowledge of the Information Technology Act because it can help them understand the dash, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वर्तमान अध्ययन या पता लगाने का प्रयास करता है कि क्या प्रतिभागियों यानी कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का ज्ञान है उनको, क्योंकि यह उन्हें डैश को समझने में मदद करता है। किसको समझने में मदद करता है? रूल्स एंड पेनल्टीज रिलेटेड टू साइबर क्राइम। अगर साइबर क्राइम कोई करता है तो उसका क्या रूल है और क्या पेनल्टी लगेगा उसको समझने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, ध्यान से समझिए इसको कि कंसीडरिंग द बैकग्राउंड ऑफ द पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द स्टडी व्हाई डू देयर रिस्पॉन्स टू पॉइंट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ अंडर साइबर क्राइम राइजिंग कंसर्न्स, यानी कि अध्ययन में भाग लेने वाले लोगों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए साइबर क्राइम के तहत बिंदुओं थर्ड यानी तीसरा, चौथा और पांचवा पर उनकी प्रतिक्रिया चिंता क्यों पैदा करता है वो आपको बताना है। तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दिस राइज कंसर्न बिकॉज डिपॉजिट बीइंग हाईली एजुकेटेड इन जो है सो कि रिस्पॉन्स लैक द नॉलेज ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैटिंग साइबर क्राइम्स, ठीक है। तो इस तरह से करके पूरा आंसर दिया हुआ है, जैसे कि यह चिंता पैदा करता है कि क्यों उच्च शिक्षित होने के बावजूद जो लोग होते हैं वो साइबर क्राइम में फंस जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से आंसर के रूप में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि पैराग्राफ सेकंड मेक्स इट क्लियर दैट द बेस्ट वे टू इंश्योर साइबर सेफ्टी इज टू रिमेन डैश, ठीक है। यानी कि पैराग्राफ सेकंड जो है अनुच्छेद 2 जो है ये स्पष्ट करता है कि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, वो है आपका कॉशियस, ठीक है, कॉशियस यानी कि सतर्क बने रहिए आप, ठीक है। तो सतर्क बने रहेंगे तो आप बिल्कुल साइबर सुरक्षा आपके ऊपर रहेगा और आप फंसेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नौवां क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली इन 1 और 2 वर्ड, यानी कि आपको ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है, वाक्य को पूरा करना है 1 या 2 शब्द के अंदर, ठीक है। क्या है भैया हमारा सेंटेंस, वो है कि इन द टेबल गिवन द रिस्पॉन्स टू पॉइंट सेकंड अंडर साइबर क्राइम शोज दैट people may feel dash about reporting crimes to the concerned authorities, यानी कि दी गई तालिका में साइबर क्राइम के तहत बिंदु 2 की प्रतिक्रिया दर्शाती है कि लोग संबंधित अधिकारियों को अपराध की सूचना देने में डैश महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? हेजिटेशन या इस तरह से महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट, एंजाइटी या फिर जो है कि अप्रोचिव महसूस करते हैं, हिचकिचाते हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है, वो डरते हैं कि यार एक तो मेरे साथ क्राइम हो गया, मैं सूचना दूं, इंफॉर्मेशन दूं। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है जब लोग साइबर क्राइम रिपोर्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट स्टेट एन आर्ग्यूमेंट टू चैलेंज द गिवन स्टेटमेंट इफ पीपल interact through social media only with others who are personally known to them, they need not worry about being victims of cyber crimes, ठीक है। यानी कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि बयान यदि लोग सोशल मीडिया के माध्यम से केवल उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली रूप से जानते हैं, तो उन्हें साइबर क्राइम के शिकायत होने की चिंता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप उससे बात करते हैं जिसको आप जानते हैं तो आपके साथ साइबर क्राइम नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। आई डिसएग्री बिकॉज द स्टडी showed that in many cases friend, family members or even जो कि
पार्टनर्स आर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ क्राइम रिपोर्टेड, यानी कि ये बिल्कुल ही गलत है। मैं इससे असहमत रहूंगा क्योंकि स्टडी यानी अध्ययन में पता चला है ना कि कई मामलों में दोस्त ही, परिवार के सदस्य या फिर आपका जो पार्टनर होता है ना, वही दोषी पाया जाता है, गिल्टी पाया जाता है। ठीक है, वही आपके साथ साइबर क्राइम कर देता है। तो ये चीज बोलना बिल्कुल गलत होगा कि अगर मैं सिर्फ अपने दोस्त, फैमिली या अपने जानने वाले के साथ बात करूंगा सोशल मीडिया पे तो मेरे साथ साइबर क्राइम नहीं होगा, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। और इतनी मेहनत के लिए आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी इसी तरह की वीडियोस लाते रहे, तो यार देखो, सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों खरबों पता नहीं कितना गुना बढ़ जाता है। तो भाई लाइक जरूर कर देना वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए खत्म होता है। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर। हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जो कि आपका रहता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर बेसिकली हमसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ग्रामर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नोटिस हो गया, एडिटर का लेटर हो गया, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमारे इस सेक्शन के अंदर पूछा जाता है। और आप मानेंगे नहीं, ये वाला जो सेक्शन होता है ना वो आपको टॉपर बना के छोड़ेगा। आप पूरा कोशिश किया कीजिए, जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करने बैठते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर 24 फरवरी को जब आपका एग्जाम हो रहा होगा, तो पूरा कोशिश कीजिए कि सबसे पहले मैं सेक्शन बी अटेंड करूं, उसके बाद सेक्शन सी अटेंड करूं, फिर सेक्शन ए अटेंड करूं, ठीक है। सेक्शन ए को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया कीजिए, जिससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। आप चाहे तो सेक्शन सी भी पहले अटेंड कर सकते हैं अगर आपको बुक के क्वेश्चन आंसर आते हैं तो, ठीक है। लेकिन मैंने जब अपने टाइम पे बोर्ड एग्जाम दिया था तो सबसे पहले मैंने सेक्शन बी अटेम्प्ट किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं इस सेक्शन के अंदर किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन सी में तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो 5 मार्क्स का आपका है, ठीक है। तो दो बेसिकली क्वेश्चन दे दिए हैं यहाँ पर, दो में से कोई एक क्वेश्चन करना है और दोनों क्वेश्चन नोटिस वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू आर जोशली मैथ्यू द प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल बुक क्लब, द क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग अ drive for promoting reuse of study materials and book, draft a notice in about 50 words for the school notice board addressing student of class 10 to and 12th, informing them about the drive and urging them to contribute the and aware mention how the donated book would benefit a चैरिटेबल कोस्ट करके, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप स्कूल बुक क्लब के अध्यक्ष जोशली मैथ्यू है, क्लब जो है आपका वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक टाइप का कह सकते हैं, एक होता है ना अध्ययन सामग्री और पुस्तकों के पुनः उपयोग, यानी कैसे हम लोग बुक को रीयूज कर सकते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए एक अभियान का आयोजन कर रहा है। स्कूल नोटिस बोर्ड पर कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को आपको संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए उन्हें इस अभियान के बारे में सूचित करना है और इसका प्रयास करना है, मतलब इसके लिए बोलना है कि आप सभी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। तो चाहे आप ये वाला नोटिस करना चाहते हैं तो ये वाला कर सकते हैं। मैंने नीचे वाला नोटिस आपको करके दिखाया है। नीचे में यहाँ पर क्या नोटिस मतलब क्या नोटिस का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि ड्यू टू एक्यूट वाटर शॉर्टेज दिस समर यू आर कंसर्न अबाउट एडवाइजिंग द residents of your colony for saving water as the president RWA block Vasant Kunj Delhi draft a notice in about 50 words to make the residents aware about the problem and suggest measurements या measures for conserving water, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दो क्वेश्चन दे दिया अथवा करके, चॉइस करके। बेसिकली अगर आपको ऊपर वाला नोटिस आता है, ऊपर वाला क्वेश्चन आता है तो ऊपर वाला कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता, नीचे वाला अटेंड करना चाहे तो नीचे वाला भी कर सकते हैं नोटिस।
ठीक है। नोटिस को आंसर जस्ट जो मैंने लिख रखा है वो दिखाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूं मोटा मोटा, जिस फॉर्मेट में आप किसी भी प्रकार का नोटिस अपना कर सकते हैं। उस फॉर्मेट को हमेशा याद रखिएगा, वो आप देख लीजिए। ये आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये फॉर्मेट है हमारा नोटिस का। कोई भी नोटिस हो आप इस तरह से इस फॉर्मेट में अपना नोटिस लिख सकते हैं। ठीक है। नोटिस का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल सा रहता है। अगर आप इस सिंपल से फॉर्मेट को समझ लेते हैं तो 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपको 2 या 3 नंबर तो फॉर्मेटे का मिल जाएगा भाई। अगर आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से फॉर्मेट में अपना नोटिस लिखते हैं तो 3 तो नहीं, लेकिन हाँ 2 नंबर तक आपको फॉर्मेट के नंबर दे सकता है जो एग्जाम आपका कॉपी चेक करेगा एग्जाम का। ठीक है, जो टीचर। तो देखिए फॉर्मेट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है। सबसे पहले ऊपर में आ जाता है नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, स्कूल या फिर ऑर्गेनाइजेशन। जो उस नोटिस को इशू कर रहा है, कोई अथॉरिटी हो सकता है, स्कूल हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उसका नाम सबसे टॉप पे आप लिखेंगे। फिर नीचे आ जाएंगे तो उसके नीचे आप कैपिटल में नोटिस लिख देंगे जिससे पता चले कि ये एक नोटिस है। फिर उसके नीचे आप यहाँ पर डेट लिख सकते हैं। ठीक है, जो डेट होगी वो डेट डाल सकते हैं। फिर उसके नीचे आएंगे तो अपना टाइटल या हेडिंग जो होता है वो लिख सकते हैं, जो भी आपका टाइटल है। जैसे अभी हम लोग जो नोटिस करेंगे वो वाटर शॉर्टेज के ऊपर है तो उसी टाइप का एक टाइटल आएगा। ठीक है। फिर ये लिखने के बाद फिर आपका नोटिस का मेन बॉडी आ जाता है, मेन बॉडी ऑफ नोटिस या इसको कंटेंट कह लीजिए। ठीक है, जिसमें आप पूरा का पूरा नोटिस अपना लिखना शुरू कर देंगे। इसके अंदर आप इवेंट के बारे में बताएंगे, डेट के बारे में बताएंगे, क्या टाइमिंग होगा, क्या वेन्यू होगा, कौन चीफ गेस्ट होगा, या और रिलेवेंट जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो आप सारी चीजें देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर नोटिस लिखते हुए चलेंगे। फिर लास्ट में आपका नाम आ जाएगा, फिर आपकी डेजिग्नेशन आ जाएगी कि आप किस पद पर है। ठीक है, जैसे अभी जो हमने डिस्कस किया RWA का आप प्रेसिडेंट है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फलाना फलाना RWA प्रेसिडेंट, ये आपकी डेजिग्नेशन है। आप क्लास मॉनिटर हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, जो भी आपका पद है, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है वो सबसे लास्ट में आप लिखेंगे और उससे ऊपर अपना नेम, और बीच में आपका नोटिस का कंटेंट रहेगा यहाँ पर। और इस फॉर्मेट में आपको नोटिस लिखना है। और जब ये सारी चीजें आप लिख लेते हैं तो लास्ट में आपको क्या करना है, अपना एक डब्बा बनाना है। इस तरह से ध्यान रखिएगा, एक डब्बा बनाना है फॉर्मेट का ही पार्ट है। इस तरह से एक डब्बा बनाना है कि आपका नोटिस कंप्लीट हो चुका है। पूरा नोटिस लिखने के बाद आपको ये डब्बा बनाना है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। पूरा जब आपका नोटिस कंप्लीट हो जाता है देन ये डब्बा बनाइएगा। ठीक है, तो ये आपका नोटिस का फॉर्मेट रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपकी सपोर्ट मटेरियल में भी दे रखा है, वहीं से मैंने ये उठाया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों वाटर शॉर्टेज के ऊपर यहाँ नोटिस लिखा गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, जो अथॉरिटी रहेगा, जो नोटिस इशू कर रहा है उसका नाम आएगा। तो कौन यहाँ इशू कर रहा है, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ए ब्लॉक वसंत कुंज दिल्ली, ये ऑर्गेनाइजेशन या ये अथॉरिटी इस नोटिस को इशू कर रहा है। उसके नीचे यहाँ पर आप नोटिस लिख देंगे कैपिटल लेटर में। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर डेट डालेंगे, जैसे एक डेट डली हुई है यहाँ पर अगस्त 8 2022। ठीक है, फिर उसके नीचे आएंगे तो अपना टाइटल लिखेंगे। आप क्या टाइटल था हमारा, ये नोटिस हम लिख क्यों रहे हैं, तो वो है हमारा वाटर क्राइसिस के ऊपर ये नोटिस लिखा जा रहा है कि वाटर क्राइसिस है, एक तरह से पानी की कमी है, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, तो उसके ऊपर ये अब आपका मेन कंटेंट आ जाएगा। जैसे कि कंसीडरिंग द एक्यूट वाटर शॉर्टेज इन द कॉलोनी दिस समर ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ वसंत कुंज ए ब्लॉक आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेस्ट पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग देयर कार्स, जैसे कि वरांडास, ड्राइव वेज etc, और वाटरिंग द प्लांट विथ अ hose pipe. A fine of 500 will be imposed on the defaulters. Kindly save water for a better tomorrow. प्रेसिडेंट है ये हमारे, कौन है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या सोसाइटी ए ब्लॉक वसंत कुंज दिल्ली के, ये डेजिग्नेशन है हमारी। ठीक है, तो अगर हिंदी में मैं बताऊं तो इस तरह से लिख सकते हैं आप, संकट है हमारा जल संकट, कॉलोनी में पानी की भारी कमी को देखते हुए इस गर्मी में वसंत कुंज ए ब्लॉक के सभी निवासियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने कारों को, बरामदाओं को, ड्राइवर को आदि सफाई के लिए पाइप से पौधों को पानी देने के लिए पीने योग्य पानी बर्बाद ना करें, और अगर कोई बर्बाद करता है तो उसके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बेहतर कल के लिए पानी बचाइए। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा नोटिस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और उसके बाद लास्ट में एक चीज और बच गया, आपको एक डब्बा बनाना है जो मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से ये जो डब्बा आप देख रहे हैं
ये आपको बॉक्स बनाना रहेगा लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से बॉक्स बनाएंगे तो अब हमारा नोटिस जो है वो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, इस तरह से बोल रहा है पहले तो कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो, 5 मार्क्स का ये भी रहने वाला है, ठीक है। तो ए और बी में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन दूसरे का पहले में क्या है कि मिस ज्योतिका रानी हैड रिसीव एन इनविटेशन फ्रॉम मिस्टर जयदेव बाबू फॉर हिज हाउस वार्मिंग पार्टी, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई ऑन हर बिहाफ एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ठीक है। यानी कि ज्योतिका रानी को श्री जयदेव बाबू ने गृह प्रवेश पार्टी के लिए निमंत्रण दिया था। निमंत्रण स्वीकार करते हुए उनकी ओर से एक औपचारिक उत्तर आपको यानी कि एक एक्सेप्टिंग द इनविटेशन इस तरह से करके लिखना है। तो यहाँ पर मैंने ये करके दिखाया। इसके अथवा में देखेंगे तो एक और क्वेश्चन दे दिया आपको यहाँ पर बेसिकली आपको एक इनविटेशन लिखना है 50 शब्द के अंदर। आपका आंट मेघना मेनन जो है उनका जो है सो इनवाइट हो रहा है कलीग्स के साथ, इस तरह से करके इवेंट जो हो रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाया है। तो आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप एक डेट लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया 16 फरवरी 2022। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं मिस ज्योतिका रानी थैंक्स मिस्टर बाबू फॉर द काइंड इन्विटेशन फॉर द हाउस वार्मिंग पार्टी ऑफ हिज न्यू हाउस ऑन मंडे 21 फरवरी, यानी कि 16 फरवरी का डेट पे ये लिखा जा रहा है और 21 फरवरी को है ये पार्टी। 7 बजे कहाँ पर है, भारत कम्युनिटी सेंटर अपार्टमेंट ग्राउंड के अंदर। She is very delighted to accept the invitation and confirm her presence in the function, यानी कि वो कंफर्म करती है कि वहां पर वो आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको कोई एक क्वेश्चन अटेंड करना है और 5 मार्क्स का रहेगा। तो तीसरे के पहले में यहाँ पर क्या है कि यू आर रेखा या राकेश अ स्टूडेंट ऑफ डीपीएस इंद्रपुरम क्लास 12th। आफ्टर द पैंडेमिक मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स इज डिक्लाइनिंग and they are required to cope up with a lot of stress in today's competitive environment. Write a letter to the editor to highlight the increasing stress faced by students and suggesting ways and means to combat it, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप रेखा है, अगर आपका नाम लड़की है तो, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम होगा राकेश, जो कि डीपीएस इंद्रपुरम कक्षा 12वीं के छात्र है या छात्रा है। महामारी के बाद छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है और उन्हें आज के इस कंपटीशन भरे माहौल में बहुत तनाव का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो छात्रों द्वारा सामना किए जा रहे तनाव को उजागर करते हुए संपादक को यानी एडिटर को एक लेटर लिखना है और बताना है कि कैसे स्ट्रेस से डील किया जा सकता है, कैसे स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। इसी के अथवा में आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया है, यानी कि आप देखेंगे ऊपर वाला अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसके अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर आपको चॉइस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके अथवा में क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। यहाँ पर पूछा है हमसे कि यू आर कृष्णा या शिवानी। अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम होगा कृष्णा, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम होगा शिवानी। रेजिडेंट ऑफ B465 यानी B465 रोहिणी, यू रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर, ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट गिविंग योर डिटेल्ड रिज्यूमे, ठीक है। यानी कि ये क्या एडवर्टीजमेंट इन्होंने देखा, कृष्णा या शिवानी ने, सिचुएशन वैकेंट का, यानी एक पोस्ट खाली है और इस पोस्ट के ऊपर आपको अपना रिज्यूम भेज करके अप्लाई करना है कि भैया हमको यहाँ ले लो, अपन इधर बेरोजगार नल्ले बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सिचुएशन वैकेंट का यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन आया हुआ है। तो चाहे तो आप ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। तो मैंने ऊपर वाला आपको ये करके दिखाया है कि ये कैसे आप एडिटर को लेटर लिख सकते हैं, स्ट्रेस को कम किया जा सकता है बच्चों के अंदर किस प्रकार से, ठीक है। तो एडिटर का लेटर जो है उसके ऊपर मैंने आपका लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल इंद्रपुरम, ये दे रखा था और यहाँ पर फिर आ जाएगा नीचे आपका डेट, ठीक है। तो डेट आप लिख दीजिए यहाँ, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया 6 जून 2022। फिर यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कि एडिटर के लेटर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर अखबार के या कह लीजिए जो न्यूज़पेपर वाला होता है ना, उसका जो है सो कि कोई नाम नहीं दे रखा है, ठीक है। एडिटर के लेटर में कोई स्पेसिफिक नहीं दे रखा है कि इसी न्यूज़पेपर को आपको लिखना है। तो कोई भी रेपुटेड न्यूज़पेपर को आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर कस्टमाइज करके लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ लिख दिया है बहादुर शाह जफर मार्ग न्यू दिल्ली 110002,
ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया यहाँ पर पूरा कंप्लीट। ये फॉर्मेट क्या अकॉर्डिंग चल रहा है हम लोग ध्यान रखिएगा। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी आपका विषय रहेगा। तो सब्जेक्ट क्या था हमारा, प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि जो विद्यार्थियों के गिरते मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है उसके ऊपर ये लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो आपको पूरा यहाँ पर आएंगे लेटर शुरू हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर आप लिख देंगे सर या मैडम, जिसको भी आप लिख रहे हो। फिर यहाँ पर आएंगे उसके नीचे सर और मैडम के नीचे आएंगे तो आपको ये जो 1.5 लाइन में आपको बता रहा हूँ ना, ये 1.5 लाइन 1.5 लाइन ये हमेशा लिख रहा है हर एडिटर के लेटर में। क्या है ये कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर I would like to express my views on the problem of, ठीक है, on the problem of तक आपको हर एक एडिटर के लेटर में लिखना है जहां पर भी किसी प्रॉब्लम की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि ये लाइनें क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से, ठीक है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, यहाँ पे वही कह रहा है कि मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से इस प्रॉब्लम के ऊपर बात करना चाहता हूं। कौन सा प्रॉब्लम है, इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट ड्यू टू हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ड्यू टू दिस टुडेस वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंपटीशन, ठीक है। यानी कि वही बात हो रहा है कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण छात्रों में तनाव बढ़ता जा रहा है और इसके कारण क्या हो रहा है, उनका मानसिक जो एक तरह से स्वास्थ्य है ना वो खराब होता जा रहा है, ठीक है। और उस प्रकार से आप पूरा का पूरा आप अपना लेटर लिख देंगे। आपको मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिख करके दिखा रखा है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा इसमें बता रखा है, इसमें आप अपना जो भी चीजें आप ऐड कर सकते हो वो ऐड कर दीजिए, क्या चीजें सुधार कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सारा चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर लास्ट में आप लिख सकते हैं आई होप दिस लेटर ऑफ माई फाइंड्स जो है सो कि अ प्लेस इन योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर सो दैट एडल्ट्स कैन आइडेंटिफाई द पेन एंड स्ट्रेस देयर चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि समाचार पत्र में मुझे उम्मीद है कि आपके समाचार पत्र में ये जगह मिलेगा इसको, और मुझे लगता है कि जो एडल्ट लोग है ना वो दर्द और तनाव समझ पाएंगे बच्चे लोगों का, जिससे वो बच्चे लोग गुजरते हैं, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा योर सिंसियरली रेखा या राकेश, ठीक है। अगर आपका नाम, अगर आप लड़की है तो आप रेखा लिखेंगे, अगर आप लड़के हैं तो आप राकेश लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ एडिटर का लेटर ये कंप्लीट होता है। काफी इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में आ जाता है और हो सकता है सेम टू सेम आ जाए भाई, कोई मतलब कुछ नहीं कर सकते भाई, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे में भी बता रखा है, फोर्थ में भी क्वेश्चन में कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। यहाँ पर भी दो क्वेश्चन दे दिया है, ए में और बी में, तो दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर इस तरह से है। यहाँ पर एक आर्टिकल लिखना है, यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ कि निर्माण क्षेत्र को काफी खतरनाक माना जाता है और इसमें घातक कार्य चोटों की अधिकतम संख्या होती है, क्योंकि अन्य कारकों या कारणों के अलावा इस क्षेत्र के हितधार सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हैं, ठीक है। यानी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो इस चीज को लेकर के एक आर्टिकल लिखना है 120 से 150 शब्द के अंदर, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस जो पेपर नंबर 1 कराया था उसके अंदर मैंने करा रखा है, तो वो जाकर के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन दे रखा है वो हम लोग करते हैं। इसके अथवा में क्या क्वेश्चन दे रखा है कि यू आर श्वेता या शिवम हेड ऑफ हिस्ट्री क्लब ऑफ ASN पब्लिक स्कूल जनकपुरी Delhi. Your school organize heritage awareness program in your school to create awareness regarding our monuments. Write a report on this program in about 120 to 150 words. 5 नंबर का आपका ये रहने वाला है। यानी कि आप ASN पब्लिक स्कूल जनकपुरी दिल्ली के इतिहास क्लब के प्रमुख श्वेता शिवम है, ठीक है, यानी कि हेड है आप अपने हिस्ट्री क्लब के। अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम रहेगा श्वेता, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम रहेगा शिवम। आपके स्कूल ने हमारे स्मारकों यानी जो मॉन्यूमेंट्स है उनके बारे में जागरूकता अवेयरनेस पैदा करने के लिए स्कूल में विरासत जागरूकता कार्यक्रम जो होता है वो आयोजित किया है। इस कार्यक्रम पर आपको 120 से 150 शब्दों में लगभग एक रिपोर्ट तैयार करना है। तो रिपोर्ट तैयार करने में कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल सा होता है। सिंपल सा इधर साइड में अपना नाम लिख दीजिए, जैसे कि बाय श्वेता या शिवम। अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे बाय श्वेता, अगर आप लड़के हैं तो आप लिखेंगे बाय
शिवम, ठीक है। उसके बाद आप लिखना शुरू कर दीजिए, जैसे कि हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द हिस्ट्री क्लब ऑफ एएसएन पब्लिक स्कूल जनकपुरी दिल्ली ऑन 9 अगस्त 2020 फ्रॉम 10 AM to 2 PM, ठीक है। यानी कि जो ये एएसएन पब्लिक स्कूल जनकपुरी है दिल्ली के अंदर, उनके जो हिस्ट्री क्लब के लोग हैं, उन्होंने 9 अगस्त 2020 को 10 बजे से शाम दोपहर 2 बजे तक स्कूल के सभागार में एक विरासत जो है सो कि कार्यक्रम जो है सो कि विरासत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था उनके द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन द स्कूल ऑडिटोरियम द स्कूल वाज वेल डेकोरेटेड विद पोस्टर ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। यानी कि स्कूल को सजाया गया था उस हिसाब से, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो आप लिख सकते हैं, मिस्टर नंदलाल प्रजापति डीन ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ जेएनयू वाज द चीफ गेस्ट, अराउंड 2000 स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अटेंड द प्रोग्राम। यानी कि श्री नंदलाल प्रजापति मुख्य अतिथि थी, एक चीफ गेस्ट थे वहां पर, और इस कार्यक्रम के अंदर 2000 छात्र और उनके पेरेंट्स यानी अभिभावकों ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, ठीक है। नीचे आएंगे तो और चीजें आप लिख सकते हैं, द प्रोग्राम began by lighting of the ceremonial lamp by the chief guest. After that, a skit was presented by the student of class 12 showing the importance of our heritage and monuments. The history club presented and engrossing documentary giving a brief detail on 100 monuments from different part of India। यानी कि कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जो चीफ गेस्ट है नंदलाल जी, उनके द्वारा दीप जला करके की गई थी, और उसके बाद 12वीं के जो छात्र थे ना, उनके द्वारा जो हमारे विरासत थे और स्मारके थी, उनके इंपॉर्टेंस को दिखाते हुए एक लघु नाटक भी प्रस्तुत किया गया, और साथ ही साथ इतिहास क्लब ने प्रस्तुत किया, और विभिन्न भागों में जो सो कि भारत के अलग अलग भागों में से 100 स्मारकों का संक्षिप्त विवरण देते हुए मनोरंजक जो सो कि वृत्त चित्र प्रस्तुत किया गया भारत के मॉन्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। इन द एंड द चीफ गेस्ट गेव अ वेरी मोटिवेशनल स्पीच अबाउट द रोल ऑफ यूथ इन प्रिजर्विंग आवर नेशनल हेरिटेज। द प्रिंसिपल प्रिजर्व जो सो कि प्रेजेंटेड वोट ऑफ थैंक्स आफ्टर विच लाइट रिफ्रेशमेंट ऑफ सर। यानी कि अंत में जो मुख्य अतिथि आए थे नंदलाल प्रजापति जी, उन्होंने हमारी राष्ट्रीय विरासत को संरक्षित करने के लिए युवाओं की भूमिका उसके अंदर बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक मोटिवेशनल भाषण दिया, स्पीच दिया। लास्ट में प्रधानाचार्य ने धन्यवाद जो है कि प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और जिसके बाद हल्का जलपान यानी कि रिफ्रेशमेंट दिया गया, और यहाँ पर हमारा जो कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन सी, जो कि आपका लिटरेचर वाला सेक्शन रहता है, और याद रखिएगा ये अकेला सेक्शन 40 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल पेपर जो है आपका 80 नंबर का आ रहा है, और केवल सेक्शन सी आपका 40 नंबर का आ रहा है, ठीक है। तो सेक्शन सी जो है हम लोग इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, घंटा घंटी कुछ भी कह लीजिए, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।